ये जो लास्ट के 40 डेज है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करेगी कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा। अभी तुमको ना बहुत ज्यादा मेहनत करना है, अपना 100% देना है। अभी तुमको 8 से 9 घंटे डेली तो पढ़ाई करना चाहिए, एकदम सीरियस वाली पढ़ाई करना चाहिए। अभी भी तुम कॉन्फिडेंस को पूरा गेन कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है। क्रिसमस आ रहा है, 31st आ रहा है, उसको प्रायोरिटी मत दो, अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी दो और डेली 8 से 9 घंटे पढ़ाई करो। आप कॉन्फिडेंस आसानी से रिगेन कर लोगे। मैं ना इस वाले वीडियो में तुम्हारे लिए एक पावरफुल स्ट्रैटेजी लेके आ चुकी हूँ कि बिजनेस लॉ के पेपर में आप कैसे कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो और इंस्टीट्यूट के हिसाब से कैसे पढ़ाई कर सकते हो। ध्यान से वीडियो को देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहली बात तो बेटा आपको ना इंस्टीट्यूट के पैटर्न के हिसाब से सोचना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के माइंडसेट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तुमको सबसे पहले करना चाहिए कंपनीज एक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहले वन शॉट देख लो कोई भी, उसके बाद उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, क्योंकि इसका वेटेज कितना है, 20 मार्क्स का वेटेज है। सबसे पहले कंपनीज एक्ट का पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंस ला लो, उसको साइड में रख दो करके। नेक्स्ट इज पीपल पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2, तुम्हारी नेक्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2। देखो यूनिट 1 एंड यूनिट 3 मिलकर 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन यूनिट नंबर 2 अकेला आता है 10 to 12 मार्क्स के लिए। सो पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट को पहले करो, उसके बाद करके निकालो पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2। एकदम इंस्टीट्यूट के पैटर्न के हिसाब से सोचो, इंस्टीट्यूट के माइंडसेट के हिसाब से सोचो। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है यूनिट नंबर 2 से, तो अपन सबसे पहले यूनिट नंबर 2 करके निकाल लेंगे। ये आता है 10 से 12 मार्क्स के लिए। इसका वन शॉट देख लो, उसके बाद इसकी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके निकाल लो। तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, कंपनीज एक्ट, उसके बाद क्या है, पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि तुमको यूनिट 1 और यूनिट 3 को स्किप करना है। अपन क्या करने वाले हैं, पहले प्रायोरिटी वाले टॉपिक को करेंगे, उसके बाद फिर अपन बाकी के टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखो मैं कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी कि अपने को कुछ स्किप करके जाना है, अपने को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। लेकिन एक स्मार्ट वे में अपन क्या कर सकते हैं, सिलेबस को कवर कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के पैटर्न के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करो, कंपनीज एक्ट को करके निकाल लो, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट यूनिट नंबर 2 को करके निकालो। देखो तुमने दो टॉपिक को किया, तुम्हारा 30 मार्क्स का सिलेबस यही पे हो जाएगा, 20 मार्क्स का ये हो जाएगा, 10 मार्क्स का राउंड ये हो जाएगा। उसके बाद तुमको क्या करना है, उसके बाद तुमको करना है सोगा का यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 2 से ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। तो यूनिट नंबर 2 और अनपेड सेलर में से ना बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है। तो इसका वन शॉट देख के निकाल लो, उसके बाद इसका क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करके निकालना। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी तुम्हारी, सोगा का यूनिट नंबर 2 एंड देन यूनिट नंबर 4। उसके बाद क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट नंबर 2 तुमको करके निकालना है कंपल्सरीली, क्योंकि वो यूनिट में से भी ना इंस्टीट्यूट हमेशा क्वेश्चन पूछती है। यूनिट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, सबसे पहले उसको करके निकाल लो। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करो, देखो सबसे पहली बात तो मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जांपल दिस इज कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट नंबर 1, ठीक है, वो क्या करेगा पता है, मैम हमको ना ये अग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है ना समझ में नहीं आ रही, हमको ना ये जो प्रॉमिस की जो डेफिनेशन है ना वो समझ में नहीं आ रही। उसके बाद ना ये जो सेक्शन 10 के एलिमेंट्स है ना हमसे लर्निंग हो रहे, ये असेंशियल टू पार्टीज वगैरह, हमको ये लाइन समझ में नहीं आ रही। बेटा ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती ही नहीं है। असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज सच कभी इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है, बहुत रेयर चांसेस है। तो तुम उस पे फोकस करो जिस पे इंस्टीट्यूट ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट, क्वांटम मेरिट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है हमेशा इस टॉपिक पे आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। तुमको क्या करना है, एक से दो क्वेश्चन इसको देख के निकालना है इस वाले टॉपिक का, ठीक है, इस पे आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इस पे भी आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो इस टॉपिक के रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन देख लो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, वॉइड एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस दिया है यूनिट नंबर 1 में, इस पे भी आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ द श्योरिटी, यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बेलर एंड बेली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिट नंबर 9 से आता है एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो, सारे टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो और प्रायोरिटी बेसिस पे पहले इसको करके निकालो। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही तुमको बाकी के टॉपिक स्किप करना है, मैं बस ये बोल रही हूँ पहले इसको करके निकाल लो, तुमको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार जिस पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है ना हमको सब कुछ आता है, जिस पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है ना हमको सब कुछ आता है। तो पहले ये टॉपिक को करके निकाल लो, यूनिट नंबर 2 पूरी तरीके से पूरा करना कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद बचे हुए टॉपिक करना, ये टॉपिक सारे 10 से 12 दिन में करके निकाल लो, फिर बाकी बचे हुए टॉपिक बाकी के दिनों में करना। हर चीज को कवर करना है, लेकिन प्रायोरिटी टॉपिक को पहले करके निकालना है, क्योंकि अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से हमको हर चीज आती है। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है ये वाले टॉपिक पे, ये वाले टॉपिक पे, और देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। उसके लिए क्या करना है, आगे मैं बताने वाली क्वेश्चन बैंक को रीड करना है अपने को, ठीक है। सबसे पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। उसके बाद अब बारी आती है
बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, लास्ट तक बार बार कंसेप्ट बुक को रीड करते हैं, बस कंसेप्ट रीड करते जाते हैं, बार बार मॉड्यूल को रीड करते जाते हैं। यार तुमको जो इंस्टीट्यूट है ना, उनको आंसर करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है, तो तुमको बार बार कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है वहां पे। इट इज नॉट दैट वर्दी एंड इट इज नॉट दैट इफेक्टिव। यू हैव टू रीड अ क्वेश्चन बैंक। आपको क्वेश्चन बैंक को रीड करके निकालना पड़ेगा, और अभी सही टाइम है क्वेश्चन बैंक को रीड करने का। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखो, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन देख के जाओ, पूरी क्वेश्चन बैंक को रीड करके निकालो। ये 40 दिनों में ना, जो भी तुम क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर रहे हो, पांच क्वेश्चन पेपर, आरटीपी, एमटीपी, सारी क्वेश्चन बैंक को रीड करके निकालो, और सारे क्वेश्चन रीड करके निकालो। तुमको रीड कैसे करना है, अभी देखो लिख तो नहीं सकते, इतना टाइम नहीं बचा अपने पास कि अपना हर एक क्वेश्चन को राइटिंग प्रैक्टिस करके निकालेंगे, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं बचा है। तुम कैसे करोगे, तुमको फॉलो करना है एक्टिव रिकॉलिंग मेथड। ये मेथड का मैंने तुमको पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ। व्हाट इज दिस एक्टिव रिकॉलिंग मेथड? ये मेथड साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुमको इससे ना चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहती है, रिटेन रहती है। तुमको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, आंसर को रीड नहीं करना है। सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, और आंसर को अपने माइंड में बनाना है कि यार ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, कौन से कीवर्ड्स है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे क्वेश्चन को फ्रेम कर लो अपने माइंड में, ठीक है, पूरे आंसर को फ्रेम कर लो अपने माइंड में। फिर आपका जो भी आंसर आता है, अच्छा खासा टाइम दो उसको, ठीक है, जो भी आपका आंसर बनता है वो आंसर को कंपेयर करना जो आपका फाइनल आंसर है, जो आपके बुक में दिया है क्वेश्चन बैंक के। अगर आपकी कुछ मिस्टेक हो जाएगी ना, वो मिस्टेक ना आपको लास्ट तक याद रहेगी कि यार मैंने ना ये मिस्टेक किया था। अगर आपका क्वेश्चन राइट आ जाएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। तो ये मेथड ना आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। कम से कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, अपने माइंड में आंसर बनाना है, फिर क्वेश्चन को आंसर को कंपेयर करना है। अगर आपकी कुछ गलती हो जाएगी, आपको लास्ट तक याद रहेगी। अगर आपका राइट आता है आंसर, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। दिस इज हाउ दिस मेथड विल हेल्प यू, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन मेथड, इसको जरूर यूज करना। नेक्स्ट इज पीपल, देखो सी क्वेश्चन ऑफ एवरी टॉपिक। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज तुमको हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन देख के जाना पड़ेगा कि यार इंस्टीट्यूट प्राइवेट कंपनी पे कैसे क्वेश्चन पूछती है, इंडोर मैनेजमेंट पे कैसे क्वेश्चन पूछती है, अल्ट्रा वायरस पे कैसे क्वेश्चन पूछती है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में ना एक ही टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, उसको स्किप कर दो। एक ही टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन देख के मत जाओ, अलग अलग टॉपिक को कवर करो। और बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन देख के जाना चाहिए, फिर ही आपको एग्जाम में क्लिक होगा कि इसको आंसर कैसा करना है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन देख के जाओ, या अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर क्वेश्चन बैंक रीड करते टाइम अगर आपको कोई टॉपिक बहुत ज्यादा टफ लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, उसको स्टार मार्क वगैरह करके रखो। तुमको ना एग्जाम के पहले फिर से वो टॉपिक एक बार रीड करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के एक दिन पहले ना अपने को समझ में नहीं आता कि अपने क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारे पास स्टार मार्क वगैरह रहेगा, कोई इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स रहेंगे ना, तुमको वो हेल्प करेंगे एग्जाम के पहले रीड करने के लिए, और तुमको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज करके जाना है। और बेटा वो सारे टॉपिक को देख के जाना जो जो आपको टफ लगते हैं, ठीक है, फिर ही तुमको एग्जाम में टॉपिक याद आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको एक पेपर तो सॉल्व करना चाहिए। देखो आपको एक पेपर तो सॉल्व करना चाहिए एग्जाम के पहले, फिर ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। आप 5 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक पेपर सॉल्व करके जाओ प्रॉपर्ली। जैसे आप एग्जाम में दे रहे हो वैसे सॉल्व करो। 3 घंटे प्रॉपर्ली बैठो, 15 मिनट का रीडिंग टाइम लो, और 3 घंटे में प्रॉपर्ली पेपर को सॉल्व करके निकालो, और बाद में उसको चेक भी करना। अगर आप एक पेपर सॉल्व करके जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट अप रहेगा। सो पीपल, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, और आप सारी चीजों को फॉलो करोगे। अगर आप सारी चीजों को फॉलो करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट अप होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जो मैंने तुमको इस वीडियो में बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को फॉलो करो, आपका कॉन्फिडेंस जरूर जरूर बूस्ट अप होगा। और ना बेटा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैं उस पर एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, मेमोरी टेक्निक का, मेमोरी ट्रिक का, कि आप आसानी से उस टॉपिक को लास्ट तक कैसे याद रख सकते हो। तो मेरे वीडियोस को कंसिस्टेंटली फॉलो करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, और बहुत ही स्मार्ट वाली वीडियो लेके आऊंगी कि कम से कम टाइम पे आप इस टॉपिक को कैसे कवर कर सकते हो और लास्ट तक कैसे याद रख सकते हो। अगर आपको कोई भी लगता है कि मैम ये पर्टिकुलर टॉपिक हमको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, इसकी ट्रिक बता दो, इसका कोई मेमोरी टेक्निक बता दो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उस टॉपिक के रिलेटेड मैं आपके लिए मेमोरी टेक्निक बना दूंगी और पोस्ट कर दूंगी। सो पीपल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, 8 से 9 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, एंड हैव अ गुड डे।